Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. Today, we will complete chapter number 3 from the book Vistas, Journey to the End of the Earth. If you are new on our channel, and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. तो अर्ली दिस ईयर तिशानी दोषी कहती हैं कि अर्ली दिस ईयर वो अपने आप को पाती है एक रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम है एकेडमिक शॉकल्स्की, और वो सीधा बढ़ रहा है इस ग्रह के सबसे ठंडे, इस ग्रह के सबसे ड्राईएस्ट और इस ग्रह के सबसे विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ, जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो इनकी यात्रा शुरू होती है 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास, और इनकी इस यात्रा में शामिल है 9 टाइम जोन्स और 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और बहुत सारे इकोस्फेयर्स। तो तिशानी कहती हैं कि जिस पल उन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना पहला कदम रखा, ये 100 आवर्स लगातार ट्रेवल कर रही थी। पहले ट्रेवल कर रही थी कार में, फिर ट्रेवल कर रही थी एरोप्लेन में, और फिर ट्रेवल कर रही थी शिप के अंदर। तो पहली बार जब इन्होंने अंटार्कटिका को फेस किया तो इनका इमोशन जो था वो बहुत ही सेंटिमेंटल था। ये हैरान हो गई अंटार्कटिका के उस एक्सपेंस को देख करके, वाइट लैंडस्केप को देख करके, उसके अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन को देख करके, और देख कर एक रिलीफ भी हुआ। लेकिन रिलीफ के साथ इमीडिएटली एक प्रोफाउंड वंडर भी हुआ। वंडर इस बात पर कि कितना विशाल है और कितना आइसोलेटेड है। लेकिन मेनली जिस चीज से वो थोड़ा सा हैरान हुई वो ये थी कि कोई समय ऐसा भी था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है अंटार्कटिका की। तो 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत ही बड़ा जाइंट एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम गोंडवाना था, वो एग्जिस्ट करता था, और रफली इट वाज सेंटर्ड अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो उस समय जो चीजें थी बहुत डिफरेंट थी। ह्यूमंस अभी धरती पर आए थे नहीं। यहाँ का जो क्लाइमेट था काफी ज्यादा वार्मर था और वार्मर होने की वजह से ये एक बहुत ही एक अच्छा माहौल जो है ऑफर करता था फ्लोरा और फोना की वैरायटी को नरिश होने के लिए। तो 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना खूब फला फूला। लेकिन जब डायनासोरों का अंत हुआ और मैमल्स का युग जब शुरू हुआ, तो ये लैंड मास जो है फोर्स हुआ सेपरेट होने के लिए, और फिर उसने उस रूप को ले लिया, वो शेप एक्वायर कर लिया जो शेप आज हम ग्लोब में इस धरती के टुकड़े का देखते हैं। तो अंटार्कटिका की विजिट करना जो है एक तरह से हिस्ट्री के अंदर झांकने के जैसा है। तो हमें यहाँ आकर के पता चलता है कि दरअसल हम लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और हमारा भविष्य क्या है। यहाँ आने पर ही हमें समझ में आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन। इन चारों की चारों चीजों का धरती के ऊपर किसी भी स्पीशीज की एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन में क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हमें ये जानना है तो हमें अंटार्कटिका आना ही पड़ेगा। और जब आप ये देखते हो कि सारा का सारा घटनाक्रम जो है लगभग 1 मिलियन ईयर्स में हैपन हो गया है, तो दिमाग चकराने वाला है। और कल्पना कीजिए कि इंडिया अपने आप को पुश कर रहा है नॉर्थवर्ड्स की तरफ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होकर के जा रहा है ज्वाइन करने के लिए नॉर्थ अमेरिका को, और एक ऐसा ड्रैग पैसेज ओपन कर रहा है जिसकी वजह से
कोल्ड सरकमपोलर करंट हमेशा बहता रहता है, और जिसकी वजह से एंटार्क्टिका जो है बहुत ही फ्रिजिड, डेसोलेट और बॉटम ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की आखिरी छोर पर ही बना रहता है। तो तिशानी आगे कहती हैं कि फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, क्योंकि मद्रास की थी, बहुत ही वार्मर प्लेस से आती थी, तो मद्रास जैसे शहर में रहने वाली किसी लड़की के लिए 2 हफ्ते एंटार्क्टिका में बिताना, जहां पर अर्थ की लगभग 90% आइस जो स्टोर्ड है, ये बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, ना सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए बट आपकी कल्पनाओं के लिए भी। तो यहाँ पर चलना ठीक वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के ऊपर चल रहे हो, और यहाँ पर जो है इंसानों से रिलेट करती कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। ना तो यहाँ पर कोई पेड़ है, ना ही कोई बिलबोर्ड है, ना ही कोई बिल्डिंग है। यहाँ आने के बाद आप अपने धरती से रिलेटेड जो भी पर्सपेक्टिव है उसको बिल्कुल भूल जाते हो। तो यहाँ का जो विजुअल स्केल है बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक से द माइटी मीन्स मिजेस एंड माइस टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से लेकर के विशालतम जीव पाए जाते हैं, और विशालतम जीवों में इस ग्रह की सबसे बड़ी जो ब्लू व्हेल है वो यहीं पर पाई जाती है। यहाँ के जो आइसबर्ग हैं वो देशों के बराबर बड़े हैं, और रिसेंटली एक टुकड़ा एंटार्क्टिका से टूट करके अलग हुआ था, और उसका जो साइज था वो बेल्जियम के बराबर था। तो यहाँ 24 घंटे सूरज की रोशनी होती है, और यहाँ की जो अचल शांति है वो कभी कभार इंटरप्ट होती है केवल होने वाले ओकेशनल एवेलांच और काल्विंग आइस शीट्स की वजह से। तो यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो तल्लीनता है, यहाँ का जो सन्नाटा है वो आपको फोर्स करता है कि आप जो है अर्थ के जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रख करके ये देखें कि दरअसल आपका भविष्य क्या है। तो ये एक ऐसी जगह है जो आपको फोर्स करेगी कि प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आप धरती के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रख करके ये इमेजिन करिए कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। और यहाँ से जो इंसानों के लिए जो प्रोग्नोसिस है, जो अनुमान है, वो कहीं से भी उनके फेवर में नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन इस ग्रह पर मात्र जो है पाल्ट्री 12,000 ईयर्स से ही है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और अगर आप जियोलॉजिकल क्लॉक में इस टाइम को मेजर करें तो ये कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं है। लेकिन इतने कम अमाउंट में भी अब यहाँ पर साइंटिस्ट ये कहना चाहते हैं कि 12,000 साल से इंसान इस धरती पर है, लेकिन जो टेक्निकल एडवांसमेंट हमारे पास में आया है ये तो रिसेंटली 40-50 साल के अंदर ही आया है। तो ये तो और भी कम टाइम फेज हो गया, लेकिन इतने कम टाइम फेज में भी इंसान ने इस ग्रह पर ऐसी उथल पुथल मचा दी है कि धरती का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो इंसान ने जो है अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करी है मदर नेचर के ऊपर। यहाँ पर अपने गांव बसा डाले, टाउन बसा डाले, सिटीज बसा डाली, मेगा सिटीज बसा डाली। इंसान की बढ़ती हुई आबादी ने ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है एक ऐसी स्थिति में लाकर के छोड़ दिया है जो दूसरी स्पीशीज के साथ वह बैटल कर रही है रिसोर्सेस के लिए। ऐसी बहुत ही विस्फोटक स्थिति में इंसान आज पहुंच चुका है। तो कभी ना खत्म होने वाली फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ने एक ऐसा ब्लैंकेट क्रिएट कर दिया है हमारे ग्रह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से स्लोली बट श्योरली इस ग्रह का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो है आज के समय में बहुत ही, क्या वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट पिघल जाएगी,
क्या गल्फ स्ट्रीम की ओशियन का वो करंट डिसरप्ट हो जाएगा? क्या उस दुनिया का अंत हो जाएगा जिसे हम अभी देखते हैं, जानते हैं? कौन जाने ऐसा हो चाहे ना हो, लेकिन जो भी हो, एंटार्क्टिका एक बहुत ही क्रूशल एलिमेंट है इस डिबेट का। इसलिए नहीं कि इंसान कभी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, बल्कि इसलिए कि यहाँ की जो बर्फ है उसमें 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन के रिकॉर्ड ट्रैप हैं इनकी लेयर्स में। और जब इन कार्बन को हम स्टडी करते हैं, कार्बन डेटिंग हम करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि धरती का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था और फ्यूचर क्या होने वाला है। तो एंटार्क्टिका ही एक ऐसी जगह है जो इस चीज को पता लगाने के लिए सबसे क्रूशियल एलिमेंट है। अब कैसे पता लगाते हैं? देखिए, हर एक युग में कार्बन का एक खास स्तर होता है और उस कार्बन के स्तर को मेजर करके साइंटिस्ट बड़ी आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि उस टाइम एरा के अंदर फ्लोरा और फौना कैसी थी, उस समय क्लाइमेट कैसा था। अच्छा, उस क्लाइमेट की बेस पर यहाँ कौन कौन से जीव जंतु जो है पाए जाते थे, उनका लाइफ स्पेन क्या था, वो खाते किस तरह से थे, रहते किस तरह से थे। तो सिर्फ एक कार्बन को एनालाइज करके इतना सटीक और प्रिसाइज वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी जगह है जो उस कार्बन को स्टडी करके हमें मिल जाए? क्योंकि एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहां इंसानों की आवाजाही ना के बराबर है। भयंकर ठंड की वजह से इंसान कभी वहां सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो कार्बन के जो रिकॉर्ड है 500,000 ओल्ड, वो उसकी बर्फ में जो है कहीं ना कहीं ट्रैप होके रह गए हैं। और उन्हीं कार्बन को स्टडी करके साइंटिस्ट ये पता लगा लेते हैं कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और अब फ्यूचर में दुनिया और ह्यूमैनिटी कौन सी दिशा में बढ़ रही है। दैट इज वाई एंटार्क्टिका इज द क्रूशियल पॉइंट इन द डिबेट ऑफ अर्थ एग्जिस्टेंस। ये आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि जब तक एंटार्क्टिका की बर्फ सलामत है तब तक ह्यूमैनिटी सलामत है। लेकिन बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज ने और ग्लोबल वार्मिंग ने खतरा पैदा कर दिया है। आगे इस खतरे का डिस्कस होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट ऑन आइस ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जो है तिशानी भी काम कर रही है एकेडमिक शॉकल्सकी के अंदर। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हाई स्कूल के बच्चों को जो है दुनिया के आखिरी कोने की ट्रेवल करवाना और उनके अंदर एक ऐसी इंस्पायरिंग एजुकेशन देना, अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाना ताकि ये बच्चे सीख सकें और अपने ग्रह के लिए रेस्पेक्ट पैदा कर सकें और इस ग्रह को बचाने की दिशा में एक नॉलेज को फॉस्टर कर सकें। तो ये जो प्रोग्राम है पिछले 6 सालों से एक कनेडियन जॉफ ग्रीन के द्वारा चलाया जा रहा है। तो पहले जॉफ ग्रीन क्या करते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यहाँ का ट्रेवल करवाते थे। लेकिन उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यहाँ का ट्रेवल करवा के वो थक गए, क्योंकि वो जो है क्यूरियोसिटी सीकर्स थे। लेकिन बदले में वो इंसानियत को क्या देते थे? कुछ नहीं देते थे। वो तो खाली अपनी जिज्ञासा को शांत करने जाते थे। लेकिन स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम जो है बहुत सफल रहा। ये ऑफर करता है फ्यूचर जनरेशन जो कि पॉलिसी मेकर है। कल को इन्हीं में से कोई जो है साइंटिस्ट बनेगा, कोई जो है बड़ा होकर के पॉलिटिशियन बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा। तो अभी से इनके मन में जो है अपने ग्रह के प्रति रेस्पेक्ट पैदा करना, ताकि कल को बड़े हो करके जब ये पावर में आए तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जो हमारे ग्रह के फेवर में हो, इंटरेस्ट में हो। तो यही कल के पॉलिसी मेकर हैं और इनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस अगर इनके शुरुआती लाइफ स्पेन में ही दे दिया जाए, यानी इनके बचपन में ही दे दिया जाए, तो ये तैयार रहते हैं उस चीज को एब्जॉर्व करके सीखने के लिए। और सबसे जरूरी चीज, सीख करके ये तुरंत ही एक्ट भी करने को आतुर होते हैं। तो यही शायद एक वजह रही है कि ये जो प्रोग्राम है काफी सफल रहा है स्टूडेंट ऑन आइस।
क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि आप जो है साउथ पोल का ट्रेवल करें और इसके जादू से आप अछूते रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बड़ा आसान है अपने जो है कंफर्ट जोन में बैठ करके रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बैठ करके बातें करना ग्लोबल वार्मिंग की, पिघलते ग्लेशियर्स की, आइस कैप्स की। लेकिन जब आप यहाँ आकर के अपनी आंखों से ये सारी तबाही होते हुए देखते हो जब आप अपनी आंखों से ग्लेशियर को पिघलते हुए देखते हो, आइस शेल्फ्स को कोलैप्स होते हुए देखते हो, तब जाकर के आपको एहसास होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट है वो कितनी रियल और कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो एंटार्क्टिका जो है ये समझने के लिए कि इस ग्रह पर छोटे से छोटा बदलाव भी क्या जो है घातक परिणाम ला सकता है, ये समझने के लिए बेस्ट जगह है। लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसके अंदर की और वैल्यूज को और जो नॉलेज है उसको रिवील करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।